हमारे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। इंडीजीन की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी का आईपीओ आज से खुला है और 8 मई को बंद होगा। आईपीओ के जरिए 1840 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 430 रुपए से लेकर 452 रुपए पर शेयर रखा गया है और कंपनी लाइफ साइंस इंडस्ट्री को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आईपीओ के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता जी और साथ ही साथ कंपनी के सीएफओ सुहास प्रभु, जो कि आज खुद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो मनीष सर, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक है। आप ही निवेशकों को समझाएं किस तरह से कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है, कंपनी कामकाज कैसे करती है, मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस से कैसे रेवेन्यूज आते हैं। तो आप पूरा डिटेल खुद ही बताएं। श्योर। पहले तो शो में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीजीन बहुत ही यूनिक कंपनी है। 25 साल पहले जब हम कुछ लोगों ने कंपनी की शुरुआत करी थी, तो हमारी परिकल्पना थी कि यदि हम डीप मेडिकल एक्सपर्टीज़, हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ के साथ लेके आएंगे तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम उसी थीसिस पे अभी तक काम कर रहे हैं। यदि आप हमारे 5200 करीब एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको देखिए तो 20% उसमें से मेडिकल डॉक्टर्स, पीएचडीज़, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ये एक तरफ तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड एनालिटिक्स प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। दूसरी तरफ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड मैनेजर्स, ओमनी चैनल ऑर्केस्ट्रेटर्स, डिजिटल स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। मार्केट में आज हमें एक डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन पार्टनर के रूप में जाना जाता है, और हम लोग ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री को करते हैं, सर्विस करते हैं। और ग्लोबल लाइफ साइंस से हमारा मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, मेडिकल डिवाइस कंपनीज़ और उभरती हुई बायोटेक कंपनीज़। हमारे 17 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विद नॉर्थ अमेरिका बीइंग अ बिग हब। और करीब 66% रेवेन्यू हमारा यूएस से आता है, 30% यूरोप से आता है और बाकी 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, कई सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। ना हम करते हैं इसका डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्टेप बैक करूँगा। फार्मा इंडस्ट्री, इनोवेशन ड्रिवन फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही जटिल इंडस्ट्री है, बहुत रेगुलेटेड है और बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो पहले तो वैज्ञानिक लैब में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं कई सालों की मेहनत के बाद, काफ़ी फेलियर्स के बाद। जब लैब में प्रोडक्ट है, उसको पेशेंट तक का और डॉक्टर तक का लाने में बहुत लंबा सफ़र होता है, 5 से 8 साल लगते हैं। रेगुलेटर्स को समझाना को डेटा देना पड़ता है अप्रूवल्स के लिए, डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि ये राइट प्रोडक्ट है, राइट, वो भी ऑब्वियसली पढ़ लिख के फिर डिसाइड करते हैं। पेयर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को कन्विंस करना पड़ता है कि ये राइट प्राइस पे है, राइट, हेल्थ आउटकम्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इंडीजीन एक तरफ से फार्मा कंपनीज को ये सब करने में मदद करती है, नॉट ओनली फॉर नए प्रोडक्ट बट ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में, उसमें नया डेटा आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, सेफ्टी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, हेल्पिंग फार्मा कंपनीज इन क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी एंड मेडिकल अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एज वेल एज इन सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस। तो ये सारे प्रोसेसेस पहले भी हो रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी लेड प्रोसेसेस और टूल्स लेके आते हैं, ये सब पहले से बहुत अच्छी तरह करने के लिए, फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। ओके, सुहास सर, आईपीओ से रिलेटेड कुछ डिटेल। 548 करोड़ आप ऑलरेडी रेज कर चुके हो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू। कुछ फंड्स जिसमें नदातूर, फार ईस्ट और कार्लाइल, ये 2 फंड्स में एग्जिट कर रहे हैं। क्या डिटेल है इसके अलावा? 1 2 कोई गोइंग फॉरवर्ड कुछ और इन्वेस्टर्स जिनकी बातचीत चल रही हो? क्या इस ओएफएस के अलावा जो फंड फ्रेश इशू भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कहाँ होने जा रहा है? पहले the entire issue is 1,842 crores, of which 760 crores is the fresh issue. That is being used for repayment of a loan in our US subsidiary, approximately 391 crores. Okay. And about 103 crores is for expansion, both in India and overseas. Okay. The balance is meant for general corporate purposes, including inorganic growth. Coming to the OFS portion, as you already mentioned,
there is a portion which is being sold by the investor shareholders, which includes Nadatur, which includes Carlyle and Brighton Park. All of them are exiting. Only a small portion of their existing shareholding in the company. And are holding on to the balance or a larger portion of their holding in the company, and therefore it's not a total exit. It's only a partial exit. Beyond this, there are no plans for further fundraising and the like. And as you rightly pointed out, the anchor book got allocated on May 3rd. We've had marquee investors such as the Capital Group, Fidelity, ADIA from a foreign investor perspective, as well as SBI mutual funds, ICICI Prudential mutual funds, Nippon and many others from a domestic institution perspective. So we feel that we have had a good support from the investors in the anchor book and look forward to a successful public offering as well. सही बात है, नंबर तो बहुत, ये नाम तो बहुत अच्छे अच्छे देख रहा था मैं एंकर बुक में। मनीष सर, 13 एक्विजिशन आप लोगों ने इंसेप्शन से लेके अब तक किए हैं। ये क्योंकि जिस फील्ड में आप लोग हो वो हर दिन चेंज हो रही है, एआई आ गया, अब नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। सो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर बिजनेस? 1, 2, ये एक्विजिशंस के साथ साथ क्या आगे और एक्विजिशंस भी ऐसी लाइंड अप हैं आप लोगों के केस में? अभी क्योंकि डेट रीपेमेंट हो रहा है, सो उसके बाद आप लोगों की बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाएगी। सो गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करोगे? श्योर। तो आपने बोला ये बहुत ही, मैं पहले बताया, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है और ये चेंज दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ साइंस की तरफ से नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्रिस्पर, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने एआई का जिक्र किया जो कि इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये इंडस्ट्री बहुत स्पेशलाइज भी है, राइट? स्पेशली यदि आप रेगुलेटेड मार्केट्स की बात करेंगे तो हमने एक चीज़ हम लोग ने काफ़ी सक्सेसफुली करी है एज इंडिजीन, कि हम लोग ने बहुत ही स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज़ इन द मार्केट्स वी ऑपरेट इन, वो एक्विजिशंस के थ्रू करी हैं। ये छोटे एक्विजिशंस थे, कैपेबिलिटी एक्विजिशंस थे, बट इन एक्विजिशंस ने हमें बहुत डीप एक्सपर्टीज़ बनाने में मदद करी। नाउ अब हम लोग में ये क्षमता भी है कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करने की, एक्विजिशंस, डील क्लोज करने की, फिर इंटीग्रेट करने की, लोगों को, टीम मेंबर्स को, और ऑल्सो इंटीग्रेट जो भी आपने कैपेबिलिटीज़ एक्वायर करी हैं कस्टमर सोल्यूशन में। उस कॉन्टेक्स्ट में इस कैपेबिलिटी को हम लीवरेज करेंगे आगे, और जो हमें अच्छे एक्विजिशंस दिखेंगे जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम और एक्विजिशंस फ्यूचर में देखते रहेंगे। जी, जो सुहास सर, मार्जिन्स की पिक्चर FY 23 मतलब 23% के आसपास थे, वो 17% के आसपास थोड़े से श्रिंक हुए हैं हाल फिलहाल में। सो कोई पर्टिकुलर रीज़न है उसका, ये मार्जिन श्रिंक का? एंड व्हाट आर द कंफर्टेबल मार्जिन, जो रेगुलर मार्जिन होते हैं कंपनी के, वो किस नंबर पे है? So I would like to bring your attention to the EBITDA margins. So the EBITDA margins from FY 22 to the latest period, which is December of 23, which is of the most recent fiscal year, have been steadily increasing from 18.8% to 19.7%, and for the most recent period, 21.9%. So that shows the strength and the focus on the margins. But as you rightly pointed out, the PAT margins have been not catching up with the EBITDA margin growth. But that is also, I would like to point out what I mentioned earlier. Back in 2022, we took a loan of $48 million in the US for an acquisition, and the interest cost has risen through the period, and that has impacted the PAT margins because of the incremental interest cost, with also rising interest rates, as everybody would be aware of. But with the proceeds from the IPO going towards repayment of the loan, we should become a zero debt company, and therefore this interest
cost should also go down to zero and have a favorable impact on the PAT margins as well going forward. तो मार्जिन EBITDA मार्जिन का कंफर्टेबल नंबर क्या रहेगा सर, यूजुअल नंबर? So as I mentioned, we are currently operating in the vicinity of 22%. Our aspiration is to sustain and grow that margins. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहास सर, मनीष सर, आप लोगों का भी, मतलब समय का अभाव था वरना मैं आपसे और बात करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, हमारे साथ मौजूद रहे, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले IPOs और बाकी डिटेल के लिए। एक बारी IPO का जो पिक्चर है, वो प्लेट है, वापस लेकर आइए। आज से IPO खुलने जा रहा है और IPO की मैनेजमेंट को आप सुनी, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट को आप सुन ही रहे थे। आज से IPO खुला है, 8 मई तक खुला रहेगा। 430 से लेकर 452 रुपये इसका प्राइस बैंड है और 2 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू है, और 1800 करोड़ रुपए ऊपर ओवरऑल रेज हो रहे हैं, जिसमें से एंकर बुक ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे सब्सक्रिप्शन, अच्छे नंबर्स के साथ आप देख ही रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी बने हुए, उनसे तो हम बातचीत जारी रखेंगे और कुछ और स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।